हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना अगला टॉपिक है इसमें बी कीपिंग और एक इसमें है फिशरीज। ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो पहला है बी कीपिंग, इसको क्या भी बोलते हैं, एपीकल्चर भी बोलते हैं। तो बी कीपिंग या एपीकल्चर एक्चुअली में है क्या? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स। किन के हाइव्स मेंटेन करना? ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। ठीक है। तो हम हनी प्रोडक्शन के लिए हनी बी की जो कल्चरिंग करते हैं, उनका जो ग्रुप रहता है उसकी जो मेंटेनेंस करके रखेंगे सो दैट उनसे हनी ऑब्टेन कर सकें, वो वाली प्रैक्टिस क्या बोली जाती है? बी कीपिंग बोली जाती है या एपीकल्चर बोली जाती है। ठीक है। फिर कह रहा है इट इज़ एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, कि ये काफ़ी पुराना तरीका है, काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है फॉर द हनी प्रोडक्शन। और हनी के फिर कह रहा है कि उससे रिलेटेड बेनिफिट्स क्या हैं जिसके लिए उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हनी इज़ ए फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। एक तो इसकी क्या बात है कि हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का फूड है, एंड आल्सो फाइंड यूज इन द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, जो अपने इंडिजीनियस जो अपना आयुर्वेदिक सिस्टम है उसमें इसको एज ए मेडिसिन भी ट्रीट किया जाता है। तो ये इससे रिलेटेड एडवांटेजेस हैं कि भाई ये हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का है, सो एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज हो रहा है। दूसरा, अपनी जो इंडिजीनियस सिस्टम है मेडिसिन का, उसमें इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो ये दो उसके एडवांटेज हैं। फिर कह रहा है हनी बीज से हनी तो ऑब्टेन कर ही सकते हैं, उसके अलावा आल्सो प्रोड्यूस बी वैक्स। बी वैक्स भी प्रोड्यूस होता है, विच फाइंड मैनी यूज इन इंडस्ट्री, जिसके इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होते हैं, सच एज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड पॉलिसीज ऑफ वेरियस काइंड। ठीक है। तो अलग अलग कॉस्मेटिक्स बनाने में, पॉलिश वाली चीज़ें बनाने में उसका बी वैक्स का भी यूज़ होता है, जो हनी बी से ऑब्टेन होता है हनी के अलावा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि क्या उसके एडवांटेजेस हैं और हनी के अलावा क्या उसका प्रोडक्ट है जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जो अलग अलग कॉमर्शियल वैल्यू में यूज़ हो रहा है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है। उसके बाद कह रहा है इंक्रीज डिमांड ऑफ हनी लीड टू ए लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिस, कि अभी जो टाइम है हनी की जो ओवरऑल डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग रही है। तो उसी हिसाब से उसकी जो बी कीपिंग प्रैक्टिस है, एपीकल्चर प्रैक्टिस है, वो भी इंक्रीज होने लग रही है, लार्ज स्केल पे जाने लग रही है। ठीक है। और इट हैज़ एस्टेब्लिश बिकम एन एस्टेब्लिश इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री। तो ये एक अच्छी इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री बन गई है, वेदर प्रैक्टिस ऑन ए स्मॉल और ऑन ए लार्ज स्केल। चाहे इसको स्मॉल स्केल पे इसकी कल्चरिंग हो रही हो या लार्ज स्केल पे हो रही हो, ये एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया है आज के टाइम में। ठीक है। फिर कह रहा है बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस इन एनी एरिया। अब बात कर रहा है कि मेनली आप कहाँ उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बी कीपिंग कहाँ हम कर सकते हैं। तो कह रहा है बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस इन एनी एरिया। कौन सा एरिया? वेयर देयर आर सुफिशियंट बी पोस्चरेज, कि जहाँ पे बी पोस्चरेज मतलब बी का जो फूड है वो जिस एरिया में अच्छी क्वांटिटी में, क्वालिटी में उपलब्ध है, प्रेजेंट है, वहाँ पे इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि बी पोस्चरेज ऑफ सम वाइल्ड सर्ब, कि ऐसा एरिया हो जहाँ सर्ब्स वगैरह ग्रो कर रहे हो, फ्रूट और कार्ड हो, कि फ्रूट से रिलेटेड बगीचे वगैरह हों, एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स, और जो अपनी कल्टिवेटेड हम कल्टिवेट करते हैं क्रॉप्स वगैरह, कि अगर इन रीजन्स के आसपास अगर बी कीपिंग कर रहे हैं तो उसका जो फूड है, हनी का बी का फूड है, वो उसको मिलेगा, सो दैट हनी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होएगी उस केस में। ठीक है। तो सुफिशियंट प्लेस, कौन सी जगह है जहाँ पे उनको प्रैक्टिस करना चाहिए? जहाँ पे क्या प्रेजेंट हो? सुफिशियंट बी पोस्चरेज प्रेजेंट हो ऑफ सम वाइल्ड सर्व, फ्रूट और कार्ड एंड कल्टिवेटेड क्रॉप की फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है। फिर कह रहा है देर आर सेवरल स्पीसीज हैं हनी बी की विच आर रियर्ड, जिनको हम रियर्ड कर सकते हैं। जैसे इसमें एक लिखा रखा है कि एपिस डोरसेटा होती है, रोक भी बोलते हैं, ये सबसे लार्ज साइज़ की रहती है और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हनी बी प्रोडक्शन इससे होता है, हनी प्रोडक्शन। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि हाईली एग्रेसिव नेचर की रहती है ये। ठीक है। तो इसको मैनेज कर पाना उतना ईजी नहीं है। दूसरी जो इंडियन वेराइटी है एपिस इंडिका, इंडियन मोना बी बोलते हैं इसको, ये माइल्ड नेचर की रहती है, इतनी एग्रेसिव नहीं रहती, सो दैट इट इज़ ईजिली मैनेजेबल, इसको ईजिली मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा रहती है एपिस फ्लोरे, ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ की रहती है, लेकिन इसका हनी प्रोडक्शन है वो भी क्या रहता है? कम रहता है। तो कॉमर्शियली प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमर्शियली प्रोडक्शन में तो हनी प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए।
जबकि इसकी इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हनी की नहीं हो रही एपिस फ्लोरी के केस में। फिर एक वैरायटी और रहती है एपिस मेलिफेरा, यूरोपियन बी बोलते हैं इसको। ये भी माइल्ड नेचर की रहती है और यील्ड मोर हनी देन मोना बी। जो इंडियन वैरायटी है इंडिका, उससे ज़्यादा इसका हनी प्रोडक्शन है और ये मोस्ट यूजफुल होती है कॉमर्शियली प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो या तो एपिस डोरसेटा कर सकते हैं, लेकिन उसका तो हाई एग्रेसिव नेचर है, तो इंडिया में कौन सी हो रही है एपिस इंडिका। या फिर किसका भी यूज़ कर सकते हैं कि जो इंडिका से भी थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, एपिस मेलिफेरा। और जो फ्लोरी है वो सबसे छोटे साइज़ की है, स्मॉलेस्ट साइज़ की है और उसका ओवरऑल हनी प्रोडक्शन भी कम है। ठीक है, तो अब आगे यही लाइन है कि देर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बी विच कैन बी रियर्ड, जिनको हम कल्चरिंग प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, वो काफ़ी वेराइटीज़ हैं। ऑफ दीज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज एपिस इंडिका। उनमें से जो सबसे मेन यूज हो रही है कॉमन स्पीसीज है वो कौन सी है, इंडियन वैरायटी कौन सी है, एपिस इंडिका, वो यूज हो रही है। ठीक है, जो माइल्ड नेचर की है और उसको इजी मैनेज किया जा सकता है, वो वाली यूज हो रही है। तो ये एपिस इंडिका बायोलॉजिकल नेम है, अंडरलाइन करना है। फिर कह रहा है कि अब बी कीपिंग बी हाइव्स कहाँ रख सकते हैं, कि वो जो पूरा बी हाइव्स है आपके पास उसको कहाँ पे रियर किया जा सकता है, कल्चर किया जा सकता है। तो बी हाइव्स कैन बी केप्ट इन वंस कोर्टयार्ड, की जो कोर्टयार्ड्स बना लेते हैं उनके अंदर उनको रख सकते हैं, या ऑन द वरंदा ऑफ द हाउस, घर के वरंदे में रख सकते हैं, या इवन ऑन द रूफ, रूफ पे भी कर सकते हैं इसकी रियरिंग प्रैक्टिस, वहाँ भी की जा सकती है। और बी कीपिंग इज़ नॉट लेबर इंटेंसिव, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दैट ईजिली आप इसको अगर कम लोगों का पार्टिसिपेशन भी है तो वो भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो ये इम्पोर्टेंट था कि ओवरऑल उसके एडवांटेजेस क्या है, कि हाई न्यूट्रेटिव वैल्यू है और इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज होता है। और पहली लाइन डेफिनेशन है उसकी। और हनी बी से हनी के अलावा और क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बी वैक्स मिलेगा, जिसके भी इंडस्ट्री में कॉमर्शियली प्रोडक्शन में काफ़ी यूज रहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री हो गई है आज के टाइम में। क्यों, क्योंकि हनी की ओवरऑल जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। और कि इसको कहाँ प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, जहाँ पे क्या सुफिशियंट अवेलेबल हो, बी पॉस्चरेज, जो बी का फूड है वो अवेलेबल हो। वो फूड किस फॉर्म में अवेलेबल है, कि वहाँ प्लांट्स होने चाहिए जो उससे जिससे वो पोलन ले सके, नेक्टर ले सके, वो अवेलेबल होने चाहिए। यानी कि वाइल्ड सर्व्स वगैरह, फ्रूट ऑर्किड वगैरह, कल्टीवेटेड क्रॉप्स, ऐसी जगह पे उनको कल्चरिंग करना चाहिए, इनके आसपास करना चाहिए। ठीक है, और अलग अलग वैरायटी हैं इसकी जो कल्चर करते हैं। और इंडिया में मेनली कौन सी वैरायटी कल्चर करते हैं, एपिस इंडिका, वो वाली यूज करते हैं। और इसको कहाँ पे रख सकते हैं, रूफ पे, वरंदा में, कोर्टयार्ड में, इन सब में रख सकते हैं। और अच्छी बात क्या है इसकी, कि बी कीपिंग जो प्रैक्टिस है वो एक ज़्यादा लेबर इंटेंसिव प्रैक्टिस नहीं है, उसमें ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर कह रहा है बी कीपिंग दो रिलेटिवली ईजी, वैसे तो बी कीपिंग क्या है, रिलेटिवली ईजी है, डज रिक्वायर सम स्पेशलाइज नॉलेज, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, किससे रिलेटेड, यानी कि बी से रिलेटेड, कि उसका ओवरऑल नेचर कैसा है, कैसे हैबिट में वो सर्वाइव करती है, कौन सा जगह होनी चाहिए जिसके आसपास उसको कल्चर करें, हनी अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कैसे ऑब्टेन करें सो दैट वो वेस्ट ना हो जाए उसका कुछ पार्ट। ठीक है, हाइविंग जो स्वाम है, ग्रुप ऑफ हनी बी है, उनको कैसे लेके आएंगे, उनको कैसे मैनेज करके रखेंगे, सूटेबल लोकेशंस क्या होंगी। तो काफ़ी स्पेशलाइज नॉलेज उससे रिलेटेड होनी चाहिए, उस प्रैक्टिस से रिलेटेड, तभी वो इजीली डन हो पाएगा। तो कह रहा है बी कीपिंग दो रिलेटिवली ईजी डज रिक्वायर सम स्पेशलाइज नॉलेज, लेकिन फिर भी उसके केस में सम स्पेशलाइज नॉलेज रिक्वायर है। एंड देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस दैट टीच बी कीपिंग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिखाती भी है कि कैसे बी कीपिंग की प्रैक्टिस की जा सकती है। ठीक है, जो बिल्कुल रूरल एरिया के लेवल पे भी सिखाती हैं कि कैसे बी कीपिंग की प्रैक्टिस को इनिशिएट किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोर्ड वाले पूछते हैं, कि फॉलोइंग पॉइंट्स आर द इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग, कि क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिन पे ध्यान देना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल बी कीपिंग करना है तो। ठीक है, तो अब ये 5 पॉइंट हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहला पॉइंट है नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बी, कि भाई ओवरऑल उस बी का नेचर कैसा है, कि वो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर की है, माइल्ड नेचर की है, उसका नेचर कैसा है, एंड हैबिट्स क्या है उसकी। ठीक है,
तो किस टाइम पे वो नेक्टर लेने जाती है, और ये सब उसका ओवरऑल हैबिट्स पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे टेम्परेचर में सर्वाइव करेगी वो, ये सब। तो नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बी वो पता होना चाहिए। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव, कि बी हाइव है उसको एक सुटेबल लोकेशन पे रखना है, तो वो सुटेबल लोकेशन भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्चुअल में तो वो सुटेबल लोकेशन किसके आसपास होनी चाहिए, जैसे जो कल्टीवेटेड अपनी क्रॉप्स हैं या कोई वैसे गार्डन है, वाइल्ड सर्व का एरिया है, वहाँ उसके आसपास अगर कल कर रहे हैं, सूटेबल लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तीसरा कह रहा है कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम, कि कैसे कैच करके लेके आएंगे स्वाम को, जो ग्रुप ऑफ बीज हैं उसको कैसे लेके आएंगे, ठीक है, कोर्ट यार्ड के अंदर या जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे। चौथा क्या पता होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट, कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे बी हाइव की ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, कि अलग अलग सीजन्स में उनकी रिक्वायरमेंट्स कैसे क्या चेंज हो रही हैं, ठीक है, वो सब पता होनी चाहिए। तो डिफरेंट सीजन्स में उसकी मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज द हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स ऑफ बी वैक्स, कि अगर हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर ली, कि उसका नेचर हैबिट का अकॉर्डिंग है वो पता चल गया, सूटेबल लोकेशन सेलेक्ट कर ली, हाइव लेके आ गए, मैनेजमेंट कर रहे हैं डिफरेंट सीजन में, लेकिन अगर लास्ट में अपना जो हैंडलिंग का तरीका है, हनी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है हनी बी से, अगर वो अच्छा नहीं है, उसको हम बहुत सारा हनी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम वेस्ट कर देते हैं ऐसे ही, ठीक है, कि ऑब्टेन नहीं कर पाए ठीक से हम उसको, तो वो भी बेकार एक अपना ओवरऑल जो बी कल्चर है उसको अनसक्सेसफुल बना देगा। तो हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बी वैक्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसको ऑब्टेन कर पाते हैं, कैसे कलेक्ट कर पाते हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये पाँचों में इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं अगर सक्सेसफुल बी कीपिंग करनी है तो, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ऐसे ही बना के लिखने हैं पॉइंट्स में, कि नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बी, सेकंड सूटेबल लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ रखेंगे, सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कीपिंग द बी हाइव, तीसरा कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम वो लेके आना पड़ेगा ग्रुप ऑफ हनी बी, चौथा उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी बी हाइव के ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, और पांचवा लास्ट में हैंडलिंग करनी है, कलेक्शन करना है हनी का और बी वैक्स का, ठीक है। तो वो तरीका सूटेबल होना चाहिए, हैंडलिंग बिल्कुल प्रीसाइज होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और आते हैं, नीट से रिलेटेड आते हैं, बोर्ड से रिलेटेड भी, कि बीज जो रहती हैं वो क्या होती हैं, किन का भी रोल प्ले करती हैं, पोलिनेटर्स का भी काम करती हैं, वो पोलिनेटर एजेंट्स भी हैं, पोलिनेशन एजेंट्स भी हैं वो, ठीक है। बीज आर द पोलिनेटर ऑफ मैनी आवर क्रॉप स्पीसीज, तो बहुत सारी जो अपनी क्रॉप स्पीसीज हैं उनके लिए वो किन का काम करती हैं, पोलिनेटर्स का काम करती हैं। तो यहाँ पे स्पेशली चार स्पीसीज बता रखे हैं जिनके लिए वो एज ए पोलिनेटर काम करती हैं, तो आपको ये चार याद होने चाहिए, कि बीज आर द पोलिनेटर ऑफ मैनी ऑफ आवर क्रॉप स्पीसीज सच एज सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल एंड पियर। ये चार जो फैमिली हैं, स्पीसीज हैं, सनफ्लावर, ब्रासिका जो मस्टर्ड वाली फैमिली है, एप्पल एंड पियर, इनके अंदर वो एज ए पोलिनेटर यूज होती है हनी बी। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि ओवरऑल जो की बी हाइव है, अगर हम उसको कहाँ पे रख रहे हैं, क्रॉप फील्ड के आसपास, जहाँ अपनी क्रॉपिंग कर रखी है, कल्टीवेट कर रखी है अपने क्रॉप को, तो कह रहा है कीपिंग बी हाइव इन क्रॉप फील्ड, कब, ड्यूरिंग फ्लोवरिंग पीरियड, कि जब उस क्रॉपिंग में फ्लोवरिंग टाइम चल रहा है उस टाइम पे अगर हम ये सारा सेटअप अगर क्रॉप फील्ड के आसपास होगा तो क्या बेनिफिट्स होंगे, तो इससे एसोसिएट 2 बेनिफिट्स हैं, ये भी बोर्ड में आ चुका है, आपको ये याद करना है कि क्रॉप फील्ड के आसपास बी हाइव रखने से क्या फ़ायदा होगा ड्यूरिंग फ्लोवरिंग सीजन, कि वो क्या इंक्रीज कर देगा, पोलिनेशन एफिशिएंसी, कि अगर ज़्यादा बी हाइव उसके कांटेक्ट में रहेंगी तो ज़्यादा क्रॉप को क्या करेंगी, फ्लोवर वाले टाइम पे, फ्लोरिंग वाले टाइम पे पोलिनेशन करके देंगी इजीली, तो ज़्यादा क्रॉप पोलिनेट होंगी तो वो क्रॉप के लिए फ़ायदा है, क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज पोलिनेशन एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव दी यील्ड, तो यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, किसकी यील्ड, दोनों यील्ड इंक्रीज हो जाएंगी, बेनिफिशियल बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रॉप यील्ड एंड हनी यील्ड, कि भाई अगर फ्लोवरिंग वाले टाइम में बीज हैं वो पोलिनेशन करके देंगी तो इससे क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगी, और फ्लोवरिंग वाले टाइम पर उनको पोलन मिल जाएंगे खाने के लिए, कुछ नेक्टर मिल जाएगा, सो दैट वो उसको यूज करेंगी और क्या बनाएंगी, हनी बनाने की कोशिश करेंगी, तो उससे कौन सी यील्ड भी बढ़ रही है, हनी यील्ड भी बढ़ रही है, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर क्रॉप फील्ड के आसपास बी हाइव है
ड्यूरिंग फ्लोरिंग टाइम पीरियड। तो दो बेनिफिट क्या हैं कि एक तो क्या कर देगा, फर्स्ट इंक्रीज पोलिनेशन एफिशिएंसी एंड सेकंड इम्प्रूव द ओवरऑल यील्ड। किसकी यील्ड, ओवर क्रॉप यील्ड एज वेल एज हनी यील्ड, दोनों इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, किससे रिलेटेड, बी कीपिंग से रिलेटेड याद करने हैं। तो पहला तो होता है बी कीपिंग है क्या, मेंटेनेंस रखना हनी बी की, किसके लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए। और ये काफ़ी पुराना तरीका है जो यूज हो रही है, पुरानी इंडस्ट्री है। और हनी की न्यूट्रेटिव वैल्यू है, दूसरा इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, इसलिए इनको ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा बी वैक्स ऑब्टेन करते हैं, उसका कॉमर्शियली यूज है वो भी करते हैं। और ये लार्ज स्केल अब प्रैक्टिस होने लग गई है क्योंकि उसकी डिमांड अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है। और कहाँ करना पड़ेगा, वहाँ उस जगह पे करना पड़ेगा जहाँ अच्छा उसका फूड हो, अवेलेबल हो, बी पास्चरेज अच्छा सा अवेलेबल हो, लाइक वाइल्ड श्रब हो गया, कोई बगीचा हो गया फ्रूट का, या कल्टीवेटेड क्रॉप्स हो गई उसके आसपास। और इंडिया में मेनली कौन सी वैरायटी है, एपिस इंडिका, जो रियर हो रही है, यूज हो रही है। और इसको ओपन रूफ पे, वरंदा में, कोर्टयार्ड में रख सकते हैं। और ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, कम मैन पावर में भी इसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या क्या सक्सेसफुल बी कीपिंग करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पे गौर करना पड़ेगा अगर उसकी यील्ड इंक्रीज करनी है ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद आता है अगला आपका एक टॉपिक है फिशरीज। तो फिशरीज क्या कह रहा है, फिशरीज इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू दी, जो किस पे पूरी तरह से काम करती है, डिवोट है, कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। कि भाई एक्वेटिक एनिमल से रिलेटेड जो भी कल्चर की प्रैक्टिस है, कैच करने की, उनको सेल करने की, फिशेज को या सेल फिशेज को, या कोई और एक्वेटिक एनिमल है, कोई ऑर्थ्रोपोड है मान लो, अगर एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड है, तो अगर इन सब की अगर हम कल्चरिंग देख रहे हैं, कैचिंग देख रहे हैं, उनकी सेलिंग प्रोसेसिंग देख रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री क्या बोली जाती है, फिशरीज बोली जाती है। ठीक है, तो फिशरीज में ओनली फिशेज की कैचिंग वगैरह नहीं है, ओवरऑल जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, फूड सोर्स की फॉर्म में भी जिनको यूज करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश, फिश प्रोडक्ट एंड अदर एक्वेटिक एनिमल सच एज प्रॉन, क्रैब, लोबस्टर, एडिबल oyster etc फॉर फूड। तो ये अलग अलग एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनके ऊपर हम ह्यूमन पॉपुलेशन काफ़ी डिपेंड करती है, क्योंकि ये कैसे यूज होते हैं, एज ए फूड प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। तो जो मेनली कोस्टल एरिया होते हैं, जैसे इंडिया के कोस्टल एरिया हैं, वहाँ पे तो ये काफ़ी फूड की फॉर्म में यूज होते हैं। फिर अगर है सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन, तो वो कौन सी फ्रेश वाटर फिशेज हैं जो कॉमन हैं और एज ए फूड सोर्स यूज होती हैं। फ्रेश वाटर फिशेज बता रहा है, जो रिवर्स में मिलेंगी, पॉन्ड्स में मिलेंगी, कौन कौन सी हैं, ये आपको नाम याद करने हैं, कटला, रोहू, कॉमन कार्प, ये सारी कैसी हैं, फ्रेश वाटर फिशेज हैं। और कह रहा है सम ऑफ द मेरीन फिशेज दैट आर ईटन, मेरीन फिशेज जो हम फूड की फोर्स में यूज कर रहे हैं, आर हिल्सा, सार्डिन, मैक्रल, पोम्फ्रेट, ये ऐसी हैं जो मैराइन फिशेज हैं और एज ए फूड सोर्स यूज हो रही हैं। और कह रहा फाइंड आउट व्हाट फिशेज आर कॉमनली ईटन इन योर एरिया, तो अपने तो एरिया में थोड़ा कम है, तो अपने ये इधर अम्बाला यमुनानगर वाला एरिया है हरियाणा में, उधर थोड़ा फिर भी है, यूज होती हैं, हिसार वगैरह वाले एरिया हैं वहाँ यूज होता है थोड़ा बहुत। तो फ्रेश वाटर फिशेज के आपको नाम याद रखने हैं, कटला, रोहू, कॉमन कार्प। और मेरीन फिशेज के नाम याद रखने हैं जो ईटन होती हैं, फूड की फोर्स में यूज हो रही हैं, हिल्सा, सार्डिन, मैक्रिल, पोम्फ्रेट। ठीक है, पोम्फ्रेट, तो ये सारी मैरीन फिशेज हैं। इसमें आप एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हो कि जो कटला रहती है वो कैसी रहती है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या रहता है, कटला कटला। और रोहू का बायोलॉजिकल नेम क्या रहता है, लेबियो रोहिता। ठीक है, ये इनके बायोलॉजिकल नेम है। और कटला कैसी रहती है, सरफेस फीडर, सरफेस पे मिलती है। रोहू कैसी रहती है, मिडल, कि पानी में मिडल एरिया में मिलेगी, मिडल जोन में मिलेगी। और कॉमन कार्प कहाँ मिलती है, बॉटम फीडर की, वो बिल्कुल नीचे मिलेंगी उस पर्टिकुलर रिवर वगैरह में। ठीक है, तो ये भी यूज होते हैं। और ये ऊपर बायोलॉजिकल नेम्स बता रखे हैं, जैसे कॉमन कार्प का क्या होता है, सिप्रिनस कार्पियो। ठीक है, तो ये आप याद भी कर सकते हो। उसके अलावा कह रहा है कुछ मेजर कार्प्स होती हैं, तो मेजर कार्प्स में आती हैं रोहू, कटला, अम्ब्रीगल, ये मेजर कार्प्स हैं। ठीक है, तो इस वाले में बस आपको ये फिश, फ्रेश वाटर फिशेज और मैरीन फिशेज के जो नेम हैं वो याद करने हैं, जो एज ए फूड सोर्स यूज हो रहे हैं। और पहली लाइन डेफिनेशन है कि फिशरी कौन सी इंडस्ट्री है जो किससे रिलेटेड फंक्शनिंग करेगी, कैचिंग, प्रोसेसिंग या सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल से रिलेटेड जो इंडस्ट्री डिवोट है वो वाली। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिशरीज हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी,
कि फिशरीज का काफ़ी बड़ा रोल आता है किसके अंदर, अपने इंडियन इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि इंडिया का अपना काफ़ी पार्ट नीचे वाला एरिया कैसा है, जो कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो कोस्टल एरिया है तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं वो अपने फूड के लिए, फूड सोर्स के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। फिशरीज इंडस्ट्री जो है उसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इधर बंगाल से लेके नीचे वाला एरिया है, उड़ीसा, तमिलनाडु और ये इधर वाला एरिया है, ये सारा अपना किस पे डिपेंडेंट है, फिशरीज पे काफ़ी डिपेंडेंट है, क्योंकि कोस्टल एरिया है ये इंडिया का। तो कह रहे हैं फिशरीज हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। क्या करता है ये फिशरीज? इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ फिशरमैन्स, जो मछुआरे रहते हैं, एंड फार्मर्स, पर्टिकुलरली इन द कोस्टल स्टेट्स। तो इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो मैरीन वाटर के आसपास हैं, सी के पास हैं, आसपास हैं, तो उनमें फिशरीज इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप है कि उनमें वो इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का बेसिक सोर्स है मिलियंस ऑफ फिशरमैन्स के लिए और फार्मर्स के लिए जो उसकी कल्चरिंग करते हैं, फिश कल्चर करते हैं। तो कह रहे हैं फॉर मैनी इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। बहुत तो ऐसे हैं जिनके लिए उनका जीवन यापन का सोर्स यही है। और इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फिशरीज, की जैसे जैसे फिशरीज की डिमांड इंक्रीज हो रही है ओवरऑल इसकी एज ए फूड कंजम्पशन, सो डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो नई नई टेक्निक्स एम्प्लॉय हो रही हैं सो दैट ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके, कि जो डिमांड है उसकी पूरी उतनी सप्लाई की जा सके। तो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, उनसे उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। फिर कह रहा फॉर एग्जाम्पल थ्रो एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन। तो कह रहे हैं ये टेक्निक्स हैं एक्वाकल्चर की, पिसिकल्चर्स की, उनको इम्प्लीमेंट करके काफ़ी प्रोडक्शन इंक्रीज़ की है, एक्वेटिक प्लांट्स की भी जो फूड सोर्स में यूज हो रहे हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स की भी जो फ्रेश वाटर भी हैं, मेरीन वाटर भी हैं। फिर कह रहा है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर टेक्निक, इनमें क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते हो कि एक्वाकल्चर क्या होती है, कि वैन कल्चर कर रहे हैं अगर हम, वैन कल्चरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एक्वेटिक एनिमल्स इज़ डन फॉर फूड। चाहे हम एक्वेटिक प्लांट की कल्चरिंग कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल की कल्चरिंग कर रहे हैं, किससे रिलेटेड, फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो ओवरऑल क्या बोला जाता है, एक्वाकल्चर बोला जाता है, ठीक है। एक एक्वाकल्चर में आप ये लाइन याद कर सकते हो कि एक्वाकल्चर इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड कल्चरिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ऑल टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए, कहाँ पे, इन वाटर बॉडीज। और पिसिकल्चर क्या है, कि फिश फार्मिंग इन आइसोलेटेड वाटर बॉडीज, कि हम अलग पॉन्ड बना दें, उस पॉन्ड में हम फिश प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओनली फिश प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस वो क्या बोला जाएगा, पिसिकल्चर बोला जाएगा। और पिसिकल्चर में आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड कल्चरिंग ऑफ फिशीज, उसमें खाली फिशीज की कल्चरिंग हो रही है, उनकी प्रोडक्शन की जा रही है। तो ये उसमें बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद कह रहा है दिस हैज़ लीड टू द डेवलपमेंट एंड फ्लोरिशिंग ऑफ द फिशरीज इंडस्ट्री। तो ये जो अलग अलग टेक्निक्स इंप्लीमेंट हो रही हैं, इनसे फिशरीज इंडस्ट्री और काफ़ी ग्रो हो रही है, ज़्यादा फ्लोरिश कर पा रही है। एंड इट हैज़ ब्रोट ए लॉट ऑफ इनकम टू दी फार्मर्स, और इससे फार्मर्स काफ़ी लॉट ऑफ इनकम गेन कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर भी एंड कंट्री इन जनरल, कि ओवरऑल फार्मर के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और अपने कंट्री के लेवल पे भी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में ये हेल्प कर रहा है। और वी नाउ टॉक अबाउट ब्लू रिवोल्यूशन एज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अलोंग द सेम लाइन एज ग्रीन रिवोल्यूशन। तो जैसे प्लांट से रिलेटेड, प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड ग्रीन रिवोल्यूशन काम कर रहा है, ऐसे ही जो फिशरीज है और ये वाली इंडस्ट्री है, इसमें अगर जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वो क्या बोला जाता है, ब्लू रिवोल्यूशन है, वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है सेम उसी तरह से जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन की। जैसे प्लांट ब्रीडिंग्स पे ध्यान दिया जा रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही है, नई नई रिसर्च आ रही हैं कि ओवरऑल हम कैसे अपनी फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकें, सो दैट जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको फूड का एसेस करा पाएँ, सबको फूड मिल पाए। उसी तरह से फोकस किस पे भी किया जा रहा है, ब्लू रिवोल्यूशन पे फोकस किया जा रहा है, कि जहाँ जहाँ ऐसा ऐसा पार्ट जहाँ पे फूड सोर्स मेनली एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे इनकी नई नई टेक्निक्स इंप्लीमेंट करें, नए नए रिसर्च इनिशिएट करें, सो दैट इनकी प्रोडक्शन बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन भी और ब्लू रिवोल्यूशन भी, ठीक है। तो ये आपको दोनों पैराग्राफ याद करने हैं, बी कल्चर से रिलेटेड और फिशरीज से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें एक तो शुरू में ये वाला याद करना है कि फिशरीज
पहली जो इसकी लाइन है वो डेफिनेशन है, सबसे पहला पॉइंट तो वो याद करना है। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो याद करने हैं। और ये भी याद कर सकते हो कटला रोहू कैसी हैं, कौन पॉन्ड्स के अंदर कौन से सरफेस पे ये मिलेंगी। ठीक है।